चलिए बाबा, अब हम जो चैप्टर करेंगे उसका नाम है ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। सर एग्जाम के लिए कैसा चैप्टर है? मुझे लगता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 4 से 6 मार्क आएंगे ही आएंगे। तो आपको अच्छे से करके जाना है। 4 से 6 मार्क एग्जाम में पूछेंगे ही पूछेंगे। ए बोल लो, बी बोल लो, आपकी मर्जी है। 4 से 6 मार्क आने हैं, अच्छे से करके जाना है। सुनिए, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज चैप्टर में हम सेक्शन नंबर 122 से 138 पढ़ते हैं। मैं आपको 122 से 138 में जो सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट सेक्शंस है उन्हीं का रिवीजन करा रहा हूं। चलिए बाबा शुरू करते हैं, आ जाइए। सर ऑफेंसेस एंड पेनल्टी सेक्शन नंबर 122 से चालू होता है। सेक्शन नंबर 122 में अगर आप देखोगे तो सेक्शन नंबर 122 में सेक्शन नंबर 121 है, सेक्शन नंबर 122 1A है, सेक्शन नंबर 122 2 है एंड सेक्शन नंबर 122 3 है। चलिए करते हैं सेक्शन नंबर 122 1। सेक्शन नंबर 122 1 बोलता है कि सर्कमस्टेंसेस फॉर लेवी ऑफ पेनल्टी। कब कब पेनल्टी लगेगा, किस पे? सर टैक्सेबल पर्सन पे कब कब पेनल्टी लगाया जा सकता है। सिनारियोस देखते हैं। सर इसको याद कैसे रखें? अगर ऑफिसर बोलता है ओ गैस्ट्रिक, बाबा ओ गैस्ट्रिक को ओ गैस्ट्रिक निमोनिक है, जिसको आपको याद रखना है। सर कैसे याद रहेगा? बिस्तर में जब सोता है तो साइड में दीवार में चिपका लीजिए, ताकि सोते सोते रात को रिवीजन करते करते सो जाओ। जो नालायक बच्चे फोन यूज करते हैं सोते समय, बेटा चार्ट को, ये समझ लीजिए ये चार्ट है आपके पास, इस चार्ट को बेड के साइड में चिपका लीजिए। ये जो चार्ट है इसका एक जेरोक्स लेके बेड के साइड में चिपका लीजिए। रात को सोते हुए हर रोज रिवीजन करिए। ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज के 4 से 6 मार्क पक्के हो गए। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए सर, अगर आप ऑब्स्ट्रक्ट करते हो, ओ फॉर ऑफिसर रिलेटेड, अगर आपने कोई गलतियां की है, सर ऑफिसर को आपने रोका, प्रिवेंट किया फ्रॉम डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटीज, सर उसका जो ड्यूटीज था वो करने नहीं दिया, तो बेटा आप पे पेनल्टी लगेगा। गुड्स सर्विसेज और बोथ रिलेटेड, अगर आपने कोई गलत काम किया है, मतलब सर सप्लाई किया विदाउट इनवॉइस, इनकरेक्ट इनवॉइस या फॉल्स इनवॉइस के बेसिस पे आपने सप्लाई कर दिया, या फिर इनवॉइस विदाउट सप्लाई, सर सप्लाई नहीं किया, इनवॉइस दे दिया, बोगस इनवॉइस दे रहा है नालायक। उसके बाद सर अगर आपने सप्लाई, ट्रांसपोर्ट, स्टोर किया गुड्स जो लायबल फॉर कॉन्फिस्केशन थे, तो सर उस केस में भी आपके गुड्स आपके ऊपर पेनल्टी लगाया जाएगा। उसके बाद सर अगर आपने अकाउंट्स रिलेटेड कुछ गलतियां की है, आपने अकाउंट्स रखा नहीं, फेल्स टू कीप, मेंटेन या रिटेन नहीं किया, रिटेन करना होता है 72 मंथ्स के लिए, आपने रिटेन नहीं किया, या फिर अगर ऑफिसर ने मांगा और आपने फेक अकाउंट्स वगैरह दे दिया तो पेनल्टी लगेगा। सर टर्नओवर को अगर आपने सप्रेस कर दिया तो पेनल्टी लगेगा। उसके बाद सर टीडीएस एंड टीसीएस रिलेटेड, अगर आपने डिडक्ट नहीं किया, कलेक्ट नहीं किया, डिडक्ट नहीं किया टीडीएस, कलेक्ट नहीं किया टीडीएस, सर डिडक्ट और कलेक्ट तो किया बट कम किया, या फिर डिडक्ट कलेक्ट या डिडक्ट करने के बाद पे नहीं किया, तो सर पेनल्टी लगेगा। आपने टेम्पर और डिस्ट्रॉय कर दिया एविडेंस और डॉक्यूमेंट और डिटेन, सीज्ड, अटैच्ड गुड्स वगैरह को, सर अगर आपने टेम्पर या डिस्ट्रॉय किया है तो ये बोल रहे हैं आप पे पेनल्टी लगाया जाएगा। उसके बाद ये बोल रहे हैं ट्रांसपोर्ट, सर अगर आप ट्रांसपोर्ट करते हो विदाउट स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट, ईवे बिल वगैरह चाहिए, बिना उसके अगर ट्रांसपोर्ट कर रहे हो पेनल्टी लग जाएगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन, अगर आप रजिस्ट्रेशन लेते ही नहीं हो, लायबल हो, नहीं लिया, सर फॉल्स इंफॉर्मेशन दिया रजिस्ट्रेशन लेने के टाइम, या समझ लीजिए किसी और के रजिस्ट्रेशन नंबर के बेसिस पे आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है। रिफंड रिलेटेड फ्रॉड, सर अगर आप फ्रॉडुलेंटली रिफंड ले लेते हो तो सर उस केस में, सर अगर आप फ्रॉडुलेंटली रिफंड ले लेते हो, फ्रॉडुलेंटली अगर आप रिफंड ले लेते हो तो भी आप पे पेनल्टी लगाया जाएगा। उसके बाद सर आईटीसी रिलेटेड, अगर आपने आईटीसी लिया विदाउट एक्चुअल रिसीट आइदर फुल्ली और पार्शियली इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द एक्ट और रूल्स, तो सर आप पे पेनल्टी लगाया जाएगा। आईएसडी अगर है, आईएसडी ने अगर लिया या डिस्ट्रीब्यूट किया आईटीसी इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द एक्ट और रूल्स, आईटीसी लिया या डिस्ट्रीब्यूट किया इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द एक्ट और रूल्स, तो सर उस पे पेनल्टी लगाया जाएगा। सर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट जो आपसे ऑफिसर मांगे, आई फॉर इंफॉर्मेशन जो आपसे ऑफिसर मांगा है या डॉक्यूमेंट जो आपसे ऑफिसर मांगा है, अगर आपने नहीं दिया या गलत सलत दे दिए तो बेटा आप पे पेनल्टी लगाया जाएगा। उसके बाद सी फॉर कलेक्शन अमाउंट, कलेक्ट अमाउंट एज टैक्स एंड इन कॉन्ट्रावेंशन आपने कलेक्ट किया है, और सर अगर आपने गवर्नमेंट को 3 महीने से ज्यादा हो गए और दिया नहीं तो बेटा याद रखिएगा, अगर आपने ओ जी ए एस टी टी गैस्ट्रिक टी आर IC मैंने ऐसे लिखा है यहां पे, ताकि आप अगर रोज रिवीजन करोगे बेटा तो एग्जाम तक याद रहेगा। ये ओ गैस्ट्रिक वाले जो ऑफेंसेस है अगर आप कर देते हो तो बेटा पेनल्टी लगेगा 10,000 और द टैक्स अमाउंट इन्वॉल्व, जो भी टैक्स इन्वॉल्व था उस मैटर में, विच एवर इज हायर, मतलब अगर आपने टैक्स इवेट किया था तो टैक्स इवेडेड,
10,000 और टैक्स इवेडेड 10,000, और अगर आपने आईटीसी पास ऑन किया था तो 10,000 और आईटीसी पास ऑन, आईटीसी अवेल किया था एक्स्ट्रा तो 10,000 और जो आईटीसी आपने एक्स्ट्रा अवेल किया विच एवर इज हायर, ऐसे याद रखिएगा सर। 10,000 or the tax amount involved whichever is higher, 10,000 or the CGST related tax amount whichever is higher, and sir 10,000 और SGST related जो tax amount होगा whichever is higher। याद रखिएगा हमेशा IGST एक्ट में 20,000 और the IGST amount whichever is higher। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। 10,000 और द टैक्स इन्वॉल्व whichever is higher, मैं यहां पे CGST एक्ट की बात कर रहा हूं, IGST एक्ट में पेनल्टी डबल होता है। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेनल्टी डबल होता है मतलब 10,000 को 20,000 कर देना, आईजीएसटी अमाउंट को डबल मत कर देना। सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पुट टुगेदर इज आईजीएसटी, तो 20,000 और आईजीएसटी अमाउंट व्हिचएवर इज हायर। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सेक्शन नंबर 122(1)(a) गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया। क्या होता था, लोग अपने नीचे किसी और का रजिस्ट्रेशन ले लेते थे। समझ लीजिए एक रिक्शा वाला को मैंने पकड़ा और सर रिक्शा वाला को कुछ पता ही नहीं था, मैंने उसको बेवकूफ बना के उससे आधार कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स वगैरह लेके बैंक अकाउंट वगैरह उसका खुला दिया और आधार कार्ड पे उसका रजिस्ट्रेशन ले लिया। अब वो बेचारा सोच रहा है मैं नालायक व्यक्ति, मैंने उसके साथ ऐसा कर दिया, अब उसे तो पता नहीं है। अब मैंने क्या किया, मैंने उस रजिस्ट्रेशन के नाम पे बोगस इनवॉइसेस, सारा फ्रॉड वगैरह करना शुरू कर दिया। अब एक दिन गवर्नमेंट आया और गवर्नमेंट ने देखा ये रजिस्टर्ड पर्सन कौन है। जब रजिस्टर्ड पर्सन का पता लगाया तो पता चला सर ये तो कोई गरीब आदमी था जो समझ लीजिए रिक्शा चलाता था, तो सर उसके नाम पे ऐसा हो रहा है। तो सर इसके पीछे जो मास्टरमाइंड था, मैं फ्रॉडस्टर था। सर मुझे पकड़ने के लिए क्या किया जाएगा, फ्रॉड वगैरह लोगों को पकड़ने के लिए यहां बोला गया है एनी पर्सन हु रिटेन्स द बेनिफिट ऑफ ए ट्रांजेक्शन कवर्ड अंडर क्लॉज 1, 2, 7 एंड 9 अंडर सबसेक्शन 1। सर ये 1, 2, 7 और 9 कैसे पता चलेगा? देख बेटा देख, तू एक काम कर, आंखें खोल, सब दिखेगा। देख यहां देख, ये रहा जिसमें अंडरलाइन किया हुआ है वो है 1, 2 और यहां पे 7 एंड 9। ठीक है सर, याद रखिएगा 1, 2, 7 एंड 9 क्या है। अगर आप सप्लाई करते हो बिना कोई इनवॉइस, ठीक है सर, या इनवॉइस देते हो, या तो सप्लाई करते हो इनवॉइस नहीं देते, या इनवॉइस देते हो सप्लाई नहीं करते, ओके सर। उसके बाद अगर आप आईटीसी लेते हो विदाउट एक्चुअल रिसीट, आपको गुड्स रिसीव ही नहीं हुए और आपने आईटीसी ले लिया, मतलब आईटीसी लिया बोगस इनवॉइस के बेसिस पे, ठीक है सर। या फिर आपने आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन कॉन्ट्रावेंशन, तो गवर्नमेंट बोलता है बेटा ऐसे जो फ्रॉड लोग होंगे उनको पकड़ने के लिए बोला गया है एनी पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन नहीं, एनी पर्सन हु रिटेन्स द बेनिफिट ऑफ ए ट्रांजेक्शन, जो बेनिफिट उस ट्रांजेक्शन का बेनिफिट डिराइव कर रहा था, ठीक है सर, कवर्ड अंडर 1, 2, 7 एंड 9 सर अंडर सबसेक्शन 1 एंड एट हुज इंस्टेंस ट्रांजेक्शन इज कंडक्टेड, जिसके बोलने पे जिसके कहने पे ये सब हुआ है, तो सर उसके ऊपर लगेगा जो टैक्स अमाउंट आपने समझ लीजिए आईटीसी आपने फेक इनवॉइसेस देके 1 करोड़ का आईटीसी पास ऑन किया है, तो उतना का पेनल्टी भी आप पे लगा है। देखिए टैक्स तो आपको देना ही पड़ेगा, जो गवर्नमेंट को नुकसान किया वो तो देना पड़ेगा, लेकिन आप पे पेनल्टी भी इतना लगाया जाएगा। यही बोला गया है टैक्स इवेडेड, आईटीसी अवेल्ड और आईटीसी पास्ड ऑन, इतना का पेनल्टी आप पे। कि सर समझ लीजिए मैंने आईटीसी अवेल किया था विदाउट एनी इनवॉइस सर, या फिर बोगस यहां पे लिखा हुआ है ना टेक्स आईटीसी विदाउट एक्चुअल रिसीट, मतलब मैंने समझ लीजिए बोगस इनवॉइस के बेसिस पे आईटीसी लिया था, तो जो आईटीसी अवेल किया था उतना का पेनल्टी भी लगाया जाएगा। यही बोला गया है यहाँ पे कि सर जो आईटीसी अवेल किया था, या समझ लिए मैंने आईटीसी किसी को पास ऑन किया था, या सर मैंने जो भी टैक्स इवेट किया था, सप्लाई किया, इनवॉइस नहीं दिया, जो टैक्स इवेट किया उतना पेनल्टी लगाया जाएगा। उसके बाद सेक्शन नंबर 122 बोलता है सर्कमस्टेंसेस फॉर लेवी ऑफ पेनल्टी ऑन रजिस्टर्ड पर्सन। अगर मैं एक रजिस्टर्ड पर्सन हूं और मुझसे अगर कोई गलती हुई है, तो सर रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइज गुड सर्विसेज ऑन विच टैक्स इज नॉट पेड, शॉर्ट पेड, एरोनियसली रिफंडेड, आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड और यूटिलाइज्ड। तो सर हमेशा याद रखिएगा इस केस में अगर 73 एंड 74 में आपका केस पड़ा और उधर आप पे एक पेनल्टी लगाया गया, तो बेटा अब अगर आप पे 73 एंड 74 में पेनल्टी लगाया गया है तो इधर पेनल्टी नहीं लगेगा। अगर सेक्शन नंबर 73 एंड 74 में आपका केस नहीं आया तो बेसिकली यहां बोला गया है कि अगर फ्रॉड का केस है तो 10,000 और टैक्स अमाउंट व्हिचएवर इज हायर, अगर फ्रॉड का केस नहीं है तो अदर देन फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट एंड सप्रेशन ऑफ फैक्ट के केस में 10,000 और 10% ऑफ द टैक्स ड्यू व्हिचएवर इज हायर का पेनल्टी लगाया जाएगा। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सेक्शन नंबर 123 आता है जो बोलता है हम लगाएंगे पेनल्टी ऑन एनी पर्सन, सर्कमस्टेंसेस फॉर लेवी ऑफ पेनल्टी ऑन एनी पर्सन। सर ये एनी पर्सन मतलब कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। समझ लीजिए मैंने इनवॉइस इशू किया विदाउट, मैंने
सप्लाई किया विदाउट इनवॉइस, आपने ले लिया सप्लाई विदाउट इनवॉइस, आपने बोला सर ठीक है इनवॉइस मत दीजिए, आपने मेरे को हेल्प किया इन डूइंग दोज ऑफेंसेस व्हिच आर टोल्ड अंडर सेक्शन नंबर 121, आपने जो मुझे मदद की, आपके ऊपर भी पेनल्टी लगाया जा सकता है विच इज अप टू 25,000। यही बोला गया यहां पे कि सर पेनल्टी अप टू 25,000 सीजीएसटी, 25,000 एसजीएसटी, आईजीएसटी मतलब 50, ठीक है। एड्स और अबेट्स ऑफेंसेस अंडर 122(1), मतलब सेक्शन नंबर 121 में जो ऑफेंसेस हैं सर, 121 में जो हमने ऑफेंसेस पढ़े, वो ऑफेंसेस में अगर मैं किसी की हेल्प करता हूं, मैं बोला सप्लाई करूंगा विदाउट इनवॉइस, आप बोले हाँ सर विदाउट इनवॉइस खरीद लूंगा, तो आप पे भी पेनल्टी लगेगा। उसके बाद डील्स इन एनी वे विद गुड्स ही नोज और हैज रीजन टू बिलीव आर लायबल टू बी कॉन्फिस्केटेड, अगर मैं कोई गुड्स के साथ डील करता हूं, मुझे पता है कि वो गुड्स लायबल फॉर कॉन्फिस्केशन है, तो मुझ पे भी पेनल्टी लग जाएगा। सर रिसीव्स और इज कंसर्न विद द सप्लाई ऑफ और डील्स विद सप्लाई ऑफ सर्विस विच ही नोज और हैज रीजन टू बिलीव आर इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन, ठीक है सर। उसके बाद देखिए यहां पे गुड्स का बात किया, यहां पे सर्विस का बात किया, ठीक है। उसके बाद फेल टू अपीयर व्हेन इशूड ए समन, बाबा अगर ऑफिसर ने आपको समन इशू किया है, डायरेक्टर आजा मुझसे मिल, तो अगर आप मिलने पे डेट पे नहीं गए, ऑफिसर डेट पे बुलाया और आपने डेट पे नहीं गए, तो बेटा उस केस में लगा देगा पेनल्टी, गुस्सा आएगा ऑफिसर को, ठीक है, और पेनल्टी लगा देगा। फेल्स टू इशू इनवॉइस और अकाउंट फॉर इनवॉइस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ऑल्दो समझ लीजिए आपने क्या किया, आपने इनवॉइस इशू नहीं किया, या सर आपने इनवॉइस का अकाउंटिंग वगैरह नहीं किया है, तो बेटा आप पे लगाया जाएगा पेनल्टी अप टू 25,000, ठीक है सर। पॉइंट क्लियर है। मुझे लगता है सेक्शन नंबर 122 एग्जाम पर्पस से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 123। सेक्शन नंबर 123 बोलता है पेनल्टी फॉर फेलियर टू फर्निश इंफॉर्मेशन रिटर्न, अगर आपको बोला गया है इंफॉर्मेशन रिटर्न फर्निश करने, और अगर आपने इंफॉर्मेशन रिटर्न फर्निश नहीं किया है तो 100 रुपीज पर डे अप टू ए मैक्सिमम 5,000 रुपीज सीजीएसटी एक्ट में लगाया जाएगा, एसजीएसटी एक्ट में भी 100 रुपीज अप टू ए मैक्सिमम ऑफ 5,000 रुपीज का पेनल्टी आप पे लगाया जाएगा। सर अगर किसी व्यक्ति को स्टैटिस्टिक्स फर्निश करने बोला गया है, और सर अगर आपने स्टैटिस्टिक्स वगैरह फर्निश नहीं किया, तो सर आप पे फाइन लगेगा अप टू 10,000, ऑफिसर फाइन लगा सकता है। लेकिन सर समझ लीजिए फाइन लगा दिया, फिर भी आप गलती कर रहे हो, फिर भी आप स्टैटिस्टिक्स वगैरह फर्निश नहीं कर रहे, तो आप पे लगाया जाएगा ₹100 पर डे अप टू ए मैक्सिमम ऑफ 25,000 रुपीज का पेनल्टी आप पे लगाया जा सकता है। उसके बाद सर सेक्शन नंबर 125 बोलता है जिसका कोई नहीं है दुनिया में पेनल्टी लगाने के लिए, उसका सेक्शन नंबर 125 है। एनी ऑफेंस जिसके लिए कोई पेनल्टी अंडर एनी अदर सेक्शन नहीं बोला गया है, उस पे सेक्शन नंबर 125 बोलता है कि सर पेनल्टी अप टू 25,000 लगाया जा सकता है। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 126, मुझे लगता है एग्जाम पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सेक्शन नंबर 126 क्या बोलता है? सेक्शन नंबर 126 बोलता है जनरल डिसिप्लिन रिलेटिंग टू पेनल्टी। जनरल डिसिप्लिन मतलब जब ऑफिसर पेनल्टी ऑर्डर पास कर रहा है तो क्या क्या जनरल डिसिप्लिन फॉलो करेगा। नंबर 1, नो पेनल्टी फॉर माइनर ब्रीच in where tax involved is less than 5,000 of tax regulation and procedural requirement। सर समझ लीजिए अगर कोई टैक्स रेगुलेशन या प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट, अगर कोई समझ लीजिए कोई टैक्स रेगुलेशन है, तो यहां बोला गया है नो पेनल्टी फॉर माइनर ब्रीच वेयर टैक्स इन्वॉल्व। समझ लीजिए कोई टैक्स का आपने गलती कर दिया, जहां आपने 5,000 से कम का कोई ब्रीच किया है, तो वो बोल रहे हैं नो पेनल्टी, पेनल्टी ऑफिसर नहीं लगाएगा। अगर कोई माइनर ब्रीच है जहां टैक्स इन्वॉल्व लेस देन 5,000 है ऑफ टैक्स रेगुलेशन, और समझ लीजिए प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट एंड इन पर्टिकुलर एनी ओमिशन और मिस्टेक इन डॉक्यूमेंटेशन जो इजीली रेक्टिफाइबल है। अगर आपसे कोई गलती हुई जो इजीली रेक्टिफाइबल है, डॉक्यूमेंटेशन का मिस्टेक है, सर इजीली रेक्टिफाइबल मतलब जो अपरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड है, तो ऑफिसर आप पे पेनल्टी नहीं लगाएगा। सर माइनर ब्रीच ऑफिसर पेनल्टी नहीं लगाएगा। अगर कोई इजीली रेक्टिफाइबल प्रोसीजर लैप्स हो गया आपसे, सर कोई ओमिशन मिस्टेक डॉक्यूमेंटेशन में हो गया है सर, तो अपरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड है, तो ऑफिसर आप पे पेनल्टी नहीं लगाएगा। एंड बट यहां पे देखना पड़ेगा कि ये जो सारा आपने किया है, जो आपने अपरेंट मिस्टेक आप बोल रहे हो, वो सर डन विदाउट एनी फ्रॉडुलेंट इंटेंशन और ग्रॉस नेग्लिजेंस होना चाहिए, तभी ऑफिसर पेनल्टी नहीं लगाएगा। ठीक है सर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सर जब भी ऑफिसर पेनल्टी लगाता है, पेनल्टी शैल डिपेंड on fact and circumstance of each case and be commensurate with the degree and severity of the breach। ऑफिसर जब भी आप पे पेनल्टी लगाएगा, समझ लीजिए बोला गया है पेनल्टी अप टू 25,000, जिसका कोई नहीं उसके लिए पेनल्टी अंडर सेक्शन नंबर 125 अप टू 25,000 लगाया जाएगा। अब समझ लीजिए ऑफिसर आप पे पेनल्टी लगा रहा है, अप टू 25,000 बोला हुआ है। अगर आपने सर कोई सीवियर क्राइम किया तो
25,000 तक लगाएगा। अगर आपने सीवियर नहीं किया है तो कम लगाएगा। अगर समझ लीजिए छोटा किया है क्राइम तो सर ठीक है और कम लगा दूंगा। जितना सीवियरिटी कम होगा उतना पेनल्टी लगाया जाएगा, ये बोल रहे हैं यहां पे। सर पेनल्टी शैल डिपेंड अपॉन द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ ईच केस एंड बी कमेंसरेट विद द डिग्री एंड सीवियरिटी ऑफ द ब्रीच। जितना सीवियर आपने काम किया उतना सीवियर पेनल्टी। उसके बाद नो पेनल्टी विदाउट अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट। बेटा याद रखना एग्जाम पर्पस में अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देना बहुत जरूरी है। और स्पीकिंग ऑर्डर ऑफिसर पास करेगा, मतलब पेनल्टी ऑर्डर जब ऑफिसर देगा, पता है क्या होता है सर, पेनल्टी चार्ज करने के लिए भी उसे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट और फिर पेनल्टी ऑर्डर पास करेगा। तो बेटा हमेशा याद रखिएगा, ऑफिसर आपको पहले एक शोकॉज नोटिस देगा, उसके बाद अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देगा, उसके बाद ही पेनल्टी ऑर्डर पास किया जाता है। ठीक है सर, तो स्पीकिंग ऑर्डर होता है जब जो पेनल्टी ऑर्डर पास होता है वो हमेशा स्पीकिंग ऑर्डर होता है। उसमें ऑफिसर क्या करेगा, नेचर ऑफ द ब्रीच स्पेसिफाई करेगा, जो एप्लीकेबल लॉ है वो भी बताएगा, रेगुलेशन एंड प्रोसीजर सारा बताएगा। स्पीकिंग ऑर्डर मतलब ऑर्डर अगर आप पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा ऑफिसर से ही बात कर रहे हो, सब कुछ ऑफिसर बताएगा, क्या आपकी गलती थी, क्या आपने किया, सब कुछ ऑफिसर बोलेगा। ठीक है सर, मतलब ऑर्डर बोलेगा। उसके बाद वॉलंटरी डिस्क्लोजर मे बी कंसिडर्ड एज मिटिगेटिंग फैक्टर व्हाइल क्वांटिफाइंग ए पेनल्टी। समझ लीजिए मैंने ऑफिसर को बोल दिया सर मेरी गलती हो गई, मैंने ऐसा ऐसा गलती कर दिया, सर मुझे छोड़ दीजिए। अब इस केस में अगर ऑफिसर चाहे तो आप पे पेनल्टी नहीं भी लगा सकता है, सर ऑफिसर के ऊपर है। सर वॉलंटरीली अगर आपने डिस्क्लोज कर दिया तो इट मे बी कंसीडर्ड एज मिटिगेटिंग फैक्टर व्हेन क्वांटिफाइंग द पेनल्टी। मतलब हो सकता है ऑफिसर आप पे कम पेनल्टी लगा दे क्योंकि आपने सामने से खुद आके बताया है, या फिर पेनल्टी लगाया नहीं, लेकिन ऑफिसर के ऊपर है। उसके बाद सर दिस सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल वेयर पेनल्टी इज आइदर ए फिक्स सम और एक्सप्रेस एज ए फिक्स परसेंटेज। सर इसका मतलब क्या हुआ, समझ लीजिए आपको पेनल्टी बोला गया है फिक्स सम फिक्स सम बोला है 10,000, तो सर उस केस में अगर सीवियरिटी जैसा भी हो 10,000 मतलब 10,000 होता है। ऐसा नहीं है कि 8,000 लगा दीजिए सर, 7,500 लगा सर, मैंने आपको खुद बोला है कम लगा दीजिए, 5,000 कर दीजिए, 6,000 कर दीजिए, ऐसा नहीं होगा। जहां पेनल्टी अप टू बोला हुआ होता है वहां सेक्शन नंबर 126 आके बोलता है कि अगर आपने खुद बता दिया तो ठीक है चल कम लगा देंगे, सर सीवियरिटी कम है तो कम लगा दिया जाएगा, ये सब चीजें कंसीडर किया जा सकता है। लेकिन सेक्शन नंबर 126 वहां एप्लीकेबल नहीं होगा। जहां डायरेक्टली बोल दिया 10,000 10%, वहां सेक्शन नंबर 126 एप्लीकेबल नहीं होगा। सीवियरिटी कम है तो कम लगा दीजिए, ये सब प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन सुनिए, सेक्शन नंबर 126 का एक मंगेश का क्वेश्चन है। अगर मेरा क्यूएनए मटेरियल आपके पास है तो मंगेश का एक क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, वो क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, करके जाइएगा एक बार, ठीक है, लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके बाद सेक्शन नंबर 129 आता है कि सर मैं तो रास्ते में जा रहा था। ठीक है सर, और क्या हो गया बेटा, आप रास्ते में जा रहे थे, ऑफिसर ने यहां पे डंडा दिखाया और बोला रुक जा बेटा। अब ये जो पर्सन इंचार्ज था ये उतरा, इससे टैक्स इनवॉइस मांगा और बिल ऑफ सप्लाई और डिलीवरी चालान प्लस ई-वे बिल मांगा, और सर कन्वेंस में चेक भी किया कि सारा चीज मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर कोई मिसमैच हो गया तो बेटा आप तो गए। अब क्या हुआ, अगर बेटा कोई भी मिसमैच हो गया तो यहां बोला जा रहा है आपको डिटेन किया जाएगा, आपके गुड्स को सीज किया जाएगा, मतलब पोजीशन गवर्नमेंट ले लेगा और उसके बाद रिलीज किया जाएगा, गुड्स और ट्रक को भी रिलीज कर देंगे। लेकिन बेटा इस केस में जो कन्वेंस बेसिकली गुड्स एंड कन्वेंस इन ट्रांजिट को रिलीज कर दिया जाएगा, लेकिन आपको देना पड़ेगा पेनल्टी। और सर ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा सेक्शन है, सुन लीजिए सर। अब यहां बोला गया है गुड्स एंड कन्वेंस आफ्टर डिटेंशन और सीजर, गुड्स एंड कन्वेंस आफ्टर डिटेंशन और सीजर भी रिलीज कर दिया जाएगा अगर ओनर कम्स फॉरवर्ड या ओनर डज नॉट कम फॉरवर्ड। ध्यान रखिएगा एग्जाम केस में ओनर कम्स फॉरवर्ड और ओनर डज नॉट कम फॉरवर्ड। अगर ओनर जो सर ये जो गुड्स का ओनर था ये सामने आ गया तो पेनल्टी कम लगेगा, एक्सक्यूज मी, अगर ओनर सामने नहीं आया तो पेनल्टी ज्यादा लगाया जाएगा। सर समझ लीजिए ये गुड्स लेके जा रहा था, जो ट्रक में गुड्स जा रहे थे ये 1 लाख रुपए के गुड्स थे, 1 लाख रुपए के गुड्स थे। अगर ओनर सामने आता है, समझ लीजिए 1 लाख रुपए के ऊपर सीजीएसटी 9% लगता है और एसजीएसटी 9% लगता है। अगर ओनर सामने आ गया तो 9,000 रुपीज का तो जो टैक्स होता है बेटा, ये टैक्स तो आप जब रिटर्न फाइल करोगे अपना जीएसटीआर 3 में तब पे करना। अभी हम टैक्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पेनल्टी की, और गवर्नमेंट बोलता है पेनल्टी लगेगा 200%, मतलब सीजीएसटी एक्ट में 18,000 रुपए लगेगा, एसजीएसटी एक्ट में 18,000 रुपए लगेगा, यह पेनल्टी है 200%।
200% ऑफ द टैक्स पेएबल, मतलब सीजीएसटी का 200%, एसजीएसटी का 200%, आईजीएसटी जो होगा उसका भी 200%। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। मतलब सर 18,000 यहां सर अगर आईजीएसटी की बात करूं तो 18,000 रुपीज होगा, तो 36,000 रुपीज का पेनल्टी आप पे लगा दिया जाएगा। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। अब सुनिए, लेकिन अगर ये एग्जम्प्टेड गुड्स थे, सर ये जो गुड्स मैं लेके जा रहा था इन पे कोई टैक्स वगैरह नहीं था, तो सर पेनल्टी अगर गुड्स एग्जम्प्टेड है तो क्या होगा, इन्होंने बोला 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स। सर वैल्यू ऑफ द गुड्स इज 1 लाख रुपीज, 2% मतलब 2,000 और 25,000 विच एवर इज लोअर, ये अंडर सीजीएसटी एक्ट 2,000 और 25,000 विच एवर इज लोअर अंडर एसजीएसटी एक्ट, मतलब 2,000 प्लस 2,000। यहां आईजीएसटी एक्ट में कितना होगा, 4,000 रुपीज। मुझे क्विकली एक हेड्सअप देके बताइए, क्या आप लोगों को यह पॉइंट क्लियर हुआ? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं कि सर जो टैक्स अमाउंट होगा वो तो आप रिटर्न फाइल करोगे तब पे करोगे, पेनल्टी क्योंकि आपको रास्ते में पकड़ लिया गया है 200% ऑफ द टैक्स अमाउंट आपको पेनल्टी देना पड़ेगा। अगर एग्जम्प्टेड गुड्स है, अगर एग्जम्प्टेड गुड्स है तो 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स और 25,000 विच एवर इज लोअर लोअर लोअर। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बच्चे गलत करके आते हैं, प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आ जाइए सर। उसके बाद क्या बोल रहा है समझ लीजिए सर, अगर ओनर सामने नहीं आया तो, अगर ओनर सामने नहीं आया तो ये बोल रहा है पेनल्टी विल बी हायर ऑफ 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स। सर इसमें अगर ओनर सामने आ गया तो ठीक है सर, अगर ओनर सामने नहीं आया, ओनर अगर सामने नहीं आया, 1 लाख रुपए का गुड्स था समझ लीजिए, तो इस केस में ये क्या बोल रहे हैं, इस केस में ये बोल रहे हैं अगर ओनर सामने नहीं आया तो 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स। सर 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स मतलब 50,000। सर 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स मतलब 50,000 अंडर सीजीएसटी, 50,000 अंडर एसजीएसटी और 200% ऑफ द टैक्स पेबल। सर टैक्स पेबल का 200% कितना होता है, 18,000 सर इन दोनों में विच एवर इज हायर हायर हायर। तो सर आपको देना होगा 50,000 अंडर सीजीएसटी एक्ट, 50,000 अंडर एसजीएसटी एक्ट, आईजीएसटी में हो गया 1 लाख रुपए। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। सर अगर समझ लीजिए ये गुड्स जो थे ये एग्जम्प्टेड थे और ओनर सामने नहीं आया तो सर 5% लगेगा, 5,000 और 25,000 विच एवर इज लोअर। सर 5,000 और 25,000 विच एवर इज लोअर। बेटा ध्यान रखना यहां लोअर बोला गया है, 5% और 25,000 विच एवर इज लोअर। ठीक है सर, लोअर मतलब 5,000 एंड 5,000, 5,000 अंडर सीजीएसटी एंड 5,000 अंडर एसजीएसटी। यहां बाबा मैंने अपना सेक्शन नंबर 129 का जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो कवर कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सर क्या बोला गया है, उसके बाद बोला जा रहा है प्रॉपर ऑफिसर जो डिटेन करेगा गुड्स को, प्रॉपर ऑफिसर डिटेनिंग और सीजिंग द गुड्स और कन्वेंस क्या करेगा 7 दिन में, जिस दिन डिटेंशन एंड सीजर हुआ, रुक के आपका गुड्स को और कन्वेंस को जब डिटेन करके सीज कर लिया गया तो सर उसके 7 दिन में, जिस दिन डिटेन और सीज किया उसके 7 दिन में ऑफिसर शोकॉज नोटिस दे देगा। शोकॉज नोटिस देने के बाद सर उसमें पेनल्टी भी बताएगा कि इतना इतना पेनल्टी मैं क्यों आपके ऊपर नहीं लगाऊं, और आपको टाइम दिया जाएगा एंड देन विद इन 7 days फ्रॉम द सर्विस ऑफ द शोकॉज नोटिस सर आपको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देते हुए पेनल्टी ऑर्डर विद इन 7 days पास कर दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा। और सर अगर आपने पेनल्टी पे कर दिया तो प्रोसीडिंग कंक्लूड हो गया, अगर आपने नहीं पे किया 15 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेनल्टी ऑर्डर। देखिए शोकॉज नोटिस दिया, उसके पहले जिस दिन डिटेन किया उसके 7 दिन में शोकॉज नोटिस, उसके 7 दिन में आपको पेनल्टी ऑर्डर दे दिया जाएगा। पेनल्टी ऑर्डर पे कर दिया तो वेरी गुड, नहीं पे किया तो सर इफ नॉट पेड विद इन 15 days तो गुड्स एंड कन्वेंस को ऑक्शन के थ्रू बेच दिया जाएगा और पेनल्टी सारा गवर्नमेंट रिकवर कर लेगा। पेनल्टी भी रिकवर करेगा और गवर्नमेंट ने जो आपके गुड्स को ट्रक को संभाल के रखा उसके लिए अगर कोई खर्चा आया वो भी गवर्नमेंट उस ऑक्शन वाले पैसे से ही रिकवर कर लेती है। उसके बाद बोला गया है सर समझ लीजिए मेरे तो गुड्स थे, मेरा तो ठीक है, समझ लीजिए जो ट्रक वाला था वो ट्रक वाला ओनर गया सर मेरी ट्रक तो छोड़ दीजिए गलती हो गई, तो गवर्नमेंट ने बोला चल तू एक काम कर, ट्रक वाले ओनर को बोला कन्वेंस शैल बी रिलीज ऑन पेमेंट ऑफ 1 लाख रुपीज, और जो पेनल्टी बन रहा है ओनर कम्स फॉरवर्ड, तो जो पेनल्टी था ओनर डज नॉट कम फॉरवर्ड, तो जो पेनल्टी था जो पेनल्टी बन रहा है विच एवर इज लेस आपको पे करना है और आपका ट्रक रिलीज कर दिया जाएगा। सर एक बात याद रखिएगा, पीरियड शैल बी लेस देन, यहां लिख ले बेटा, यहां कर ले पीरियड शैल बी लेस देन 15 days कर ले इधर 15, पीरियड शैल बी लेस देन 15 days, पीरियड शैल बी लेस देन 15 days। अगर सर पेरिशेबल एंड हजार्डस गुड्स है तो उस केस में गवर्नमेंट बोल रहा है हम 15 दिन का वेट नहीं करेंगे, पेरिशेबल गुड्स आम है, आम के सिर्फ गुठलियां बचेंगे सर, इसलिए 15 दिन का वेट नहीं किया जाएगा उन गुड्स के केस में जो पेरिशेबल है या लाइकली टू डेप्रिशिएट विद टाइम है। जो गुड्स डेप्रिशिएट होने वाले हैं या जो पेरिशेबल गुड्स है उनके केस में 15 दिन का टाइम लिमिट नहीं दिया जाएगा। चलिए बाबा आगे बढ़ते हैं, आ जाइए
अब सुनिए सेक्शन नंबर 130। सेक्शन नंबर 130 क्या बात करता है? सेक्शन नंबर 130 बात करता है कॉन्फिस्केशन ऑफ गुड्स एंड कन्वेंस। सर कॉन्फिस्केशन मतलब गवर्नमेंट ओनरशिप कब अपने नाम पे ट्रांसफर कर लेगा, और सर अगर आपको गुड्स को कॉन्फिस्केट नहीं होने देना है, सर किन किन केसेस में गवर्नमेंट ओनरशिप भी अपने नाम पे ट्रांसफर कर लेगा। देखिए सीजर में तो खाली पोजीशन लेता है गुड्स का, ओनरशिप भी गवर्नमेंट अपने नाम पे ट्रांसफर करने वाला है। और आप बोल रहे हो सर मत कीजिए, छोड़ दीजिए, फाइन ले लीजिए, तो सर गवर्नमेंट बोलेगा ठीक है कॉन्फिस्केट नहीं करूंगा, कॉन्फिस्केशन के बदले तो फाइन दे दे मुझे, एंड यहां पे पेनल्टी लेवी किया जा रहा है। तो सर कब कब कॉन्फिस्केशन होता है सुन लीजिए। सप्लाईज और रिसीव गुड्स इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एक्ट और रूल्स। अगर आपने गुड्स और सर्विसेज सप्लाई किया या रिसीव किया है गुड्स इन कॉन्ट्रावेंशन, ठीक है, आपने अकाउंट नहीं किया फॉर दोज गुड्स विच इज लायबल टू पे टैक्स। सर आपने गुड्स का अकाउंटिंग ही नहीं किया जिस गुड्स पे आपको लायबिलिटी है टैक्स का। सर सप्लाईज एनी गुड्स विच इज लायबल टू पे टैक्स विदाउट रजिस्ट्रेशन। सर बिना रजिस्ट्रेशन के आप सप्लाई वगैरह कर रहे हो। कॉन्ट्रावीन्स एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट और रूल्स टू इवेड टैक्स। अगर आप प्रोविजन ऑफ द एक्ट और रूल्स को कॉन्ट्रावीन कर रहे हो, किस लिए? टैक्स इवेजन करने के लिए। या सर कोई कन्वेंस को यूज कर रहे हो फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इन कॉन्ट्रावेंशन। ठीक है सर, अगर आप ये 5 पॉइंट में फॉल हो गए तो बेटा आपके जो गुड्स हैं और आपका जो कन्वेंस है उसको बेसिकली गवर्नमेंट बोल रहा है हम कॉन्फिस्केट करेंगे। और अगर आपको गुड्स एंड कन्वेंस को कॉन्फिस्केट नहीं कराना है तो आपको देना पड़ेगा इन ल्यू ऑफ कॉन्फिस्केशन एक पेनल्टी। और गवर्नमेंट ने बोला अगर आपको गुड्स छुड़वाने हैं तो गुड्स के लिए सर गुड्स के लिए देना पड़ेगा पेनल्टी, फाइन, फाइन इन ल्यू ऑफ कॉन्फिस्केशन। ठीक है, कन्वेंस के लिए देना पड़ेगा एक फाइन। सर गुड्स एंड कन्वेंस तो लायबल फॉर कॉन्फिस्केशन है, तो अगर आपको कॉन्फिस्केशन नहीं कराना है तो आपको फाइन देना पड़ेगा। और जो व्यक्ति है सर उस व्यक्ति के ऊपर बेसिकली समझ लीजिए मेरे गुड्स थे तो मेरे ऊपर भी एक पेनल्टी लगाया जाएगा अंडर सेक्शन नंबर 122। अब सुनिए, सर मेरे गुड्स को कॉन्फिस्केट मत करो तो इस केस में आपको फाइन देना पड़ेगा एज द प्रॉपर ऑफिसर थिंक्स फिट। सर मतलब जैसा प्रॉपर ऑफिसर को सही लगेगा वैसा मांग लेगा, हाँ बाबा। लेकिन सर अगर ऑफिसर को जैसा सही लगेगा वैसा मांग लेगा तो बोलेगा ब्लैंक चेक दे दे, सारा सारा प्रॉपर्टी अपने नाम करा लेगा। तो गवर्नमेंट ने बोला मैक्सिमम मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स माइनस जीएसटी ऑफिसर आपसे ले सकता है। मैक्सिमम मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स, ऑफिसर बोलेगा देख ये गुड्स के तो ओनरशिप गवर्नमेंट लेने वाली है, तो मतलब ये गुड्स तो गुड्स गवर्नमेंट के हो गए, तो एक काम कर जो इस गुड्स का मार्केट प्राइस है माइनस जीएसटी पे कर दे, हम गुड्स को तुझे दे देंगे। ठीक है सर। सर समझ लीजिए अगर मुझे कन्वेंस को छुड़ाना है तो सर जो जीएसटी पेएबल ऑन द गुड्स होता है वो अगर कन्वेंस का ओनर पे कर देता है तो उसके ट्रक को या कन्वेंस को कॉन्फिस्केट नहीं किया जाएगा। उसके अलावा यहां बोला गया है कि सर जो भी फाइन एंड पेनल्टी बेसिकली जो पर्सन के ऊपर पेनल्टी लगता है मिनिमम एटलीस्ट ये बोल रहे हैं पेनल्टी विल बी इक्वल टू द टैक्स पेएबल ऑन सच गुड्स। ये बोल रहे हैं सर फाइन एंड पेनल्टी जो ऑफिसर लगाएगा वो मिनिमम कितना होगा 100% ऑफ द टैक्स पेएबल ऑन सच गुड्स। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। याद रखिएगा ये जो फाइन ऑफिसर लगाने वाला है और आदमी के ऊपर पेनल्टी लगाने वाला है वो मिनिमम जो टैक्स पेएबल ऑन सच गुड्स होता है उतना लगाएगा। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और उसके बाद कन्फिस्केशन ऑर्डर ऑफ गुड्स कन्वेंस एंड पेनल्टी। Confiscation order of goods or conveyance or penalty shall be issued only after giving opportunity of being heard। हमेशा याद रखिएगा जब भी ऑर्डर पास किया जाता है कॉन्फिस्केशन का ऑर्डर हो या पेनल्टी का ऑर्डर हो हमेशा आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड तो देना ही है। ठीक है सर, कॉन्फिस्केटेड गुड्स और कन्वेंस अगर आपने फाइन वगैरह पे नहीं किया तो इट विल बी डिस्पोज्ड ऑफ आफ्टर गिविंग टाइम ऑफ 3 मंथ। 3 मंथ्स का टाइम लिमिट दिया जाता है। 3 महीना में अगर आपने पेनल्टी वगैरह पे नहीं किया तो बेटा गुड्स को बेच दिया जाएगा। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 132। सेक्शन नंबर 132 क्या बोलता है? सेक्शन नंबर 132 बोलता है कि सर पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंसेस। पनिशमेंट मतलब बेटा देख यहां तक तो तेरे से बात हो रहा था कि पैसा लेंगे और छोड़ देंगे, पेनल्टी लगाएंगे छोड़ देंगे। अब यहां बोला जा रहा है 132 में कि सर 132 में जो जो बोला गया है वो काम अगर आपने कर दिया तो बेटा जेल वाले कपड़े भी मिलेंगे, जेल वाला खाना भी मिलेगा, जेल भेजे जाओगे। तो सर जेल कब कब भेजा जाएगा? सर बोल रहा है जो कमिट करेगा एक ऑफेंस या कॉजेस टू कमिट एंड रिटेन द बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ, मतलब जो मास्टरमाइंड वगैरह लोग होंगे जो मेन कल्प्रिट होंगे। ठीक है सर, जो करता है और जो करवाता है बेसिकली और करवा के रिटेन कर लेता है बेनिफिट आउट ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग। सर ये सारे ट्रांजेक्शन यहां बोले गए हैं A टू
एल गवर्नमेंट ने बोले हैं इन इन चीजों में ये पॉइंट्स में अगर आप फॉल हो गए तो बेटा आप जेल भी जाओगे। ठीक है सर, क्या क्या पॉइंट्स है बता दीजिए सर। अगर आपने सप्लाई किया विदाउट इनवॉइस और आपका इंटेंशन है टैक्स इवेट करना, ठीक है सर, आपने क्या किया, इनवॉइस इशू किया बट आपने सप्लाई नहीं किया, सर इन वायलेशन ऑफ द एक्ट और रूल्स। ये क्या बोल रहा है सर, आपने सप्लाई किया विदाउट इनवॉइस, इनवॉइस दिया बट सप्लाई नहीं किया, ओके सर, आपने आईटीसी लिया ऑन द बेस ऑफ सच इनवॉइस और बिल, मतलब बोगस इनवॉइस के बेसिस पे मैंने आईटीसी लिया है, बोगस इनवॉइस के बेसिस पे मैंने आईटीसी लिया है, ठीक है, या फिर बिना इनवॉइस ही मैंने आईटीसी ले लिया, सर फ्रॉडुलेंटली अवेल्स आईटीसी विदाउट इनवॉइस और बिल, ठीक है सर। उसके बाद मैंने कोई अमाउंट कलेक्ट किया था इस टैक्स और गवर्नमेंट को नहीं दिया है, ग्रेटर देन 3 मंथ फ्रॉम ड्यू डेट हो चुका है, ठीक है सर। उसके बाद ई पॉइंट बोलता है अगर आपने टैक्स इवेट किया है, सर फ्रॉडुलेंटली ऑब्टेन किया है रिफंड, प्लस आपका जो ऑफेंस है वो ए टू डी में अगर फॉल नहीं हो रहा है, ए टू डी में फॉल हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो ए टू डी में अगर फॉल नहीं हो रहा है तो ई पॉइंट में फॉल हो जाएगा। उसके बाद सर फॉल्सिफाइज और सब्सटीट्यूट फाइनेंशियल रिकॉर्ड, आपने सर रिकॉर्ड्स वगैरह फॉल्सिफाई कर रखे हैं, प्रोड्यूस किया है फेक अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स और फर्निशेस फॉल्स इंफॉर्मेशन टू इवेट टैक्स, ओके सर। आपने ऑब्स्ट्रक्ट किया या प्रिवेंट किया ऑफिसर को फ्रॉम डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटीज, ऑफिसर आपके ऑफिस में एंटर करा था, आपने बोला भाग जाए यहां से, आपने अपना कुत्ता छोड़ दिया ऑफिसर के पीछे बेटा। उसके बाद acquires possession of और concerned himself in, सर ये क्या है बेटा, निमोनिक्स के शीट में आ जा, आपको मिल जाएगा, निमोनिक्स के शीट में आ जाइए, निमोनिक्स के शीट में आपको ये पॉइंट मिल जाएगा यहां पे कि सर आप अगर कंसर्न्ड है, आप क्या है, आप अक्वायर करते हैं या कंसर्न्ड हिमसेल्फ इन ट्रांसपोर्टिंग, रिमूविंग, कंसीलिंग, कीपिंग, परचेजिंग, डिपॉजिटिंग, डीलिंग इन और सप्लाइंग दोज गुड्स विच आर लायबल फॉर कॉन्फिस्केशन, तो आपको भी जेल भेजा जाएगा। उसके बाद सर रिसीव्स और कंसर्न इन सप्लाई ऑफ और डील्स विद गुड्स और सर्विस ही नोज और हैज रीजन टू बिलीव आर इन कॉन्ट्रावेंशन, ठीक है सर। उसके बाद टेम्पर्स करते हो या डिस्ट्रॉय करते हो मटेरियल एविडेंस और डॉक्यूमेंट। उसके बाद फेल्स टू सप्लाई एनी इंफॉर्मेशन, सर अंडर द एक्ट जो आपको देना चाहिए था या रूल्स में जो बोला गया है वो इंफॉर्मेशन आपको देना चाहिए था और आपने नहीं दिया, या फिर आपने फॉल्स इंफॉर्मेशन वगैरह अगर दिया है, ठीक है। और उसके बाद बोला गया है अगर आप कमिट करते हो, अटेम्प्ट करते हो करने का या अबेट्स द कमिशनिंग ऑफ द ऑफेंस अंडर ए टू के, सर किसी की मदद कर रहे हो या करने की कोशिश कर रहे हो ए टू के वाले ऑफेंसेस, तो आपको भी बेटा जेल भेजा जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है सप्लाई किया विदाउट इनवॉइस, 1 रुपए का सप्लाई किया विदाउट इनवॉइस तो आपको जेल भेज दिया जाएगा बेटा, 500 रुपए का सप्लाई किया विदाउट इनवॉइस जेल भेज दिया जाएगा, नहीं, जेल भेजना बहुत बड़ा बात होता है। इसलिए गवर्नमेंट ने बोला टैक्स इन्वॉल्व देख के फिर आपको जेल भेजा जाएगा। अगर सर समझ लीजिए अमाउंट ग्रेटर देन 1 करोड़ अप टू 2 करोड़ है तो आपको 1 साल ही जेल भेजा जाएगा, प्लस फाइन भी आप पे लगाया जाएगा, लेकिन सर मिनिमम 6 महीना तो जेल जाओगे ही जाओगे। उसके बाद अगर ग्रेटर देन 2 करोड़ अमाउंट इन्वॉल्व है प्लस अप टू 5 करोड़ है, अब ग्रेटर देन 2 करोड़ अप टू 5 करोड़ तो सर 3 साल जेल जाओगे प्लस फाइन लगेगा और मिनिमम 6 महीना आप जेल जाओ, मिनिमम 6 महीना आपको जेल भेजा जाएगा। उसके बाद अगर ग्रेटर देन 5 करोड़ है तो सर अप टू 5 इयर्स आपको जेल भेजा जाएगा, प्लस फाइन भी लगाया जाएगा और सर मिनिमम जेल तो आपको 6 महीना भेजा जाएगा, ठीक है सर। और बात याद रखिएगा, अगर जो कोर्ट में आपका हियरिंग हो रहा है तो सर जो मजिस्ट्रेट है अगर उसे लगा तो सर वो 6 महीना से कम भी आपको जेल में भेज सकता है, लेकिन उसके लिए वो रिकॉर्ड करेगा रीजन, ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद कमिट्स और अबेट्स द कमिशनिंग ऑफ ऑफेंस अंडर एफजीजे, सर एफजीजे क्या है, एफ मतलब अगर आपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स वगैरह फॉल्सिफाई किया है, जी मतलब अगर आपने ऑफिसर को ऑब्स्ट्रक्ट किया है, या जे मतलब अगर आपने टेम्पर किया है, मटेरियल एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय किया है, उस केस में ये बोल रहे हैं बेटा अमाउंट वगैरह देखा नहीं जाएगा, उस केस में ये बोल रहे हैं अप टू 6 मंथ्स और फाइन और बोथ आपके ऊपर लगाया जाएगा, ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर अगर मैंने ये सारे ऑफेंसेस फिर से किए, बेटा अगर आपने सारे ऑफेंसेस कोई भी ऑफेंस फिर से किया तो एनी अमाउंट सर जेल जाओगे अप टू 5 ईयर प्लस फाइन लगेगा एंड मिनिमम जेल 6 महीना होगा, ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सेक्शन नंबर 133 आता है जो बोलता है मैंने रिटर्न फाइल कर दिया, मैंने रिटर्न फाइल करने के बाद जो ऑफिसर्स रिटर्न कलेक्शन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, मैंने इंफॉर्मेशन रिटर्न फाइल किया और जो ऑफिसर रिटर्न कलेक्शन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं अगर उन्होंने मेरा रिटर्न रिलेटेड डेटा लीक कर दिया तो गवर्नमेंट ने बोला है लायबिलिटी ऑफ ऑफिसर एंड सर्टेन पर्सन विलफुली डिस्क्लोजेस एनी इंफॉर्मेशन और कंटेंट ऑफ एनी रिटर्न, जेल 6 महीना जाएगा वो ऑफिसर जो
विलफुली डिस्क्लोज करता है एनी इंफॉर्मेशन और कंटेंट ऑफ एनी रिटर्न, जेल जाएगा 6 महीना और फाइन अप टू 25,000 या दोनों। सर क्या बोल रहा है, जेल अप टू 6 मंथ्स और फाइन अप टू 25,000, फाइन अप टू 25,000 या दोनों उस ऑफिसर के ऊपर लगाया जाएगा। याद रखिएगा ये कौन से ऑफिसर है, जो पर्सन एंगेज होते हैं इन कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। आपने स्टैटिस्टिक्स फाइल किया, सर स्टैटिस्टिक्स का इंफॉर्मेशन रिटर्न, स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड जो रिटर्न था वो आपने फाइल किया, सामने वाला ऑफिसर जो कलेक्ट कर रहा था इंफॉर्मेशन उसने डेटा लीक कर दिया, तो बेटा यही बोला गया है, एनी पर्सन हु इज एंगेज्ड इन कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सर कंपाइलेशन, कंप्यूटराइजेशन, हैविंग एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन रिटर्न, एंगेज्ड और एजेंट ऑफ द कॉमन पोर्टल। तो सर ये जो रिटर्न रिलेटेड इंफॉर्मेशन होते हैं जो लीक कर दे, तो बेटा उन पे भी पेनल्टी जेल और पेनल्टी, जेल और फाइन लगाया जाएगा। ठीक है सर, यही बोला गया है, जेल अप टू 6 मंथ और फाइन अप टू 25,000 और बोथ। उसके बाद बोला गया है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है, कंपाउंडिंग का मतलब होता है कि सर मेरी बहुत इज्जत है सर, मुझे जेल मत भेजिए, पैसा चाहिए ले लीजिए पैसा। तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है चल तू पैसा दे और तमाशा देख, पैसा देगा जेल नहीं भेजेंगे। तो जेल नहीं जाना है तो भी पैसा देके आप छूट सकते हो, उसे हम बोलते हैं कंपाउंडिंग। अब सुनिए, जब भी आपको जीएसटी एक्ट में जेल भेजा जाएगा तो उससे पहले कमिश्नर आपका सैंक्शन करेगा कि बेटा इसे जेल ले जाओ, प्रोसिक्यूशन सैंक्शन कर देगा। अब समझ लीजिए आपके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन सैंक्शन हो भी गया है, तो यही बोल रहे हैं बिफोर इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोसिक्यूशन, या सर प्रोसिक्यूशन स्टार्ट होने के पहले या प्रोसिक्यूशन स्टार्ट होने के बाद, प्रोसीडिंग चाहे चालू हो गई हो फिर भी आप जाइए और आप अगर कमिश्नर को बोलोगे तो सर वो आपको पैसा लेगा और जेल नहीं भेजेगा। सर मिनिमम अमाउंट ऑफ कंपाउंडिंग फीस कितना लेगा, जेल नहीं जाने का फीस मिनिमम एंड मैक्सिमम कितना हो सकता है, सर मिनिमम हो सकता है 10,000 रुपीज और 50% ऑफ द टैक्स इन्वॉल्व विच एवर इज हायर। और सर इसको इंटू 3 टाइम कर दीजिए आप, अगर देखोगे 30,000 और 150% ऑफ द टैक्स अमाउंट इन्वॉल्व विच एवर इज हायर। एक बात याद रखिएगा, ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है। इस रेंज के विद इन ऑफिसर बेसिकली क्या करते हैं, आपको कंपाउंडिंग अमाउंट बता देंगे और आपको कंपाउंडिंग अमाउंट देना है और आपको जेल नहीं भेजा जाएगा। उसके बाद सर यही बोला है मैंने, मिनिमम 10,000 और 50% ऑफ द टैक्स इन्वॉल्व विच एवर इज हायर, मैक्सिमम 30,000 और 150% ऑफ द टैक्स इन्वॉल्व विच एवर इज हायर। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद नो कंपाउंडिंग इफ, कब कब कंपाउंडिंग नहीं मिलेगा, कब कब कंपाउंडिंग नहीं मिलेगा, ये बोल रहे हैं अगर ऑलरेडी अलाउड कंपाउंडिंग विथ रेस्पेक्ट टू ऑफेंस इन ए टू एफ। सर यहां देखिए ए से लेके, ये जो ए है ए से लेके एफ तक का जो ऑफेंसेस है, अगर उसके लिए ऑलरेडी पहले एक बार कंपाउंडिंग दे चुका है ऑफिसर, या फिर या तो आपने वो ऑफेंस किया था या आपने किसी का हेल्प किया था, मदद किया था, एड्स और अबेट्स द कमिश्निंग ऑफ ए टू एफ, तो सर उस केस में अगर आपको एक बार ऑलरेडी कंपाउंडिंग मिल चुका है, सेकेंड टाइम कंपाउंडिंग नहीं दिया जाएगा। ओके सर, पॉइंट क्लियर है। एनी ऑफेंस अदर देन ए अबव, मतलब ए टू एफ वाले ऑफेंसेस को छोड़ के जो बाकी ऑफेंसेस है, ए टू एफ वाले ऑफेंसेस को छोड़ के अगर कोई और ऑफेंसेस है उसके लिए इन रेस्पेक्ट ऑफ सप्लाईज वेयर द वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 करोड़, अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई ग्रेटर देन कितना है, इन रेस्पेक्ट ऑफ सप्लाईज ऑफ वैल्यू कितना है, वैल्यू ऑफ सप्लाई ग्रेटर देन 1 करोड़, अगर आपको ऑलरेडी एक बार कंपाउंडिंग दे दिया गया था तो सर सेकंड टाइम कंपाउंडिंग नहीं दिया जाएगा। अगर आप अक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, जो ऑलरेडी एक ऑफेंस अंडर एनी अदर लॉ है, तो गवर्नमेंट बोल रहा है यहां छोड़ दूंगा तो क्या दूसरे लॉ में तो पकड़े जाओगे, इसलिए सर आपको कंपाउंडिंग नहीं दिया जाएगा। अगर आपको कोर्ट ने कन्विक्ट बोल दिया, कोर्ट ने बोला भेजो इसको जेल में, उसके बाद ऑफिसर आपसे कोई पैसा वैसा लेके आपको छोड़ेगा नहीं। ठीक है सर, कंपाउंडिंग नहीं किया जा सकता। एंड पर्सन अक्यूज्ड इन सेक्शन नंबर 132(1) जी मतलब जी मतलब अगर आपने ऑफिसर को प्रिवेंट किया फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, जे मतलब टेम्पर्स और डिस्ट्रॉयज मटेरियल एविडेंसेस, एंड के मतलब फेल्स टू सप्लाई एनी इंफॉर्मेशन विच इज रिक्वायर्ड अंडर द एक्ट। तो इन 3 केसेस में बेटा आपको कंपाउंडिंग नहीं दिया जाएगा, आपको तो जेल भेजा जाएगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। सुन लीजिए यहां पे, अब यहां मैं अपना कंप्लीट डिस्कशन विथ रेस्पेक्ट टू ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज क्लोज करता हूं। सुन लीजिए, डन सर, कैसा चैप्टर है, ए ग्रेडेड बोलो या बी ग्रेडेड बोलो, जो मन है बोल ले, 4 से 6 मार्क आएगा ही आएगा। अब सुनिए, आ जाइए स्टैच्यूटरी अपडेट में, आ जाइए स्टैच्यूटरी अपडेट जो अमेंडमेंट मटेरियल है उसमें आ जाइए। अमेंडमेंट करा देता हूं
रिलेटिंग टू ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, अमेंडमेंट करा देता हूं, आ जाइए, फटाफट आ जाइए। चलिए बाबा, अब ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज का जो अमेंडमेंट है वो कर लेते हैं, आ जाइए, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज रिलेटेड अमेंडमेंट करेंगे। सर, क्लैरिफिकेशन ऑन वेरियस इश्यूज रिलेटिंग टू एप्लीकेबिलिटी ऑफ डिमांड एंड पेनल्टी प्रोविजन अंडर द सीजीएसटी एक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग फेक इनवॉइसेस। अब क्या हो रहा था यहां पे, फेक इनवॉइसेस का बहुत सारा केसेस हो रहा था और गवर्नमेंट फेक इनवॉइसेस का बहुत सारा केसेस हो रहा था और गवर्नमेंट को लोगों ने पूछा कि सर इस केस में, ऑफिसर्स बोले सर इस केस में कैसे करेंगे, इस केस में कैसे करेंगे, तो एक यूनिफॉर्मिटी ला दिया गवर्नमेंट ने। यहां पे गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन इशू किया कि सर in case where a registered person A has issued a tax invoice to another registered person B, समझ लीजिए, इधर समझ लीजिए, A है, A एक registered person है, A ने क्या किया, एक टैक्स इनवॉइस इशू किया, टैक्स इनवॉइस इशू किया, किसको सर, B को इशू कर दिया, B भी एक रजिस्टर्ड पर्सन है, लेकिन सर फिर क्या बोला इधर, विदाउट एनी अंडरलाइंग सप्लाई ऑफ गुड सर्विसेज और बोथ। सर इधर सप्लाई नहीं हुआ, सप्लाई नहीं हुआ, ये इनवॉइस इशू हुआ, ये बोगस इनवॉइस था सर, बोगस इनवॉइस का केस है, बोगस इनवॉइस इधर इशू कर दिया गया, ठीक है सर। उसके बाद whether such transaction will be covered under supply under section number 7, मुझे एक बात बताइए, जब सप्लाई हुआ ही नहीं तो सेक्शन नंबर 7 में कैसे कवर्ड होगा? सर ये सेक्शन नंबर 7 में कवर्ड होगा ही नहीं, ठीक है। तो इन्होंने बोला क्या ये ट्रांजैक्शन सेक्शन नंबर 7 में कवर्ड होगा, बताइए सर, जब सप्लाई नहीं है तो सेक्शन नंबर 7 में कैसे कवर्ड होगा, ठीक है। उसके बाद and whether any demand and recovery can be made against A in respect of the transaction under the provision of section number 73 and 74। सर क्या हम A के ऊपर सेक्शन नंबर 73 एंड 74 का प्रोसीडिंग लगा सकते हैं? बेटा सेक्शन नंबर 73 एंड 74 का प्रोसीडिंग तब लगाओगे जब आपने सप्लाई किया है, क्योंकि सप्लाई रिलेटेड जब टैक्स नॉट पेड, शॉर्ट पेड, आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड, यूटिलाइज, एरोनियस रिफंड आपने लिया है तो 73 एंड 74 का प्रोसीडिंग होता है। यहां तो सर जब सप्लाई नहीं है, सेक्शन नंबर 7 भी नहीं लगा, तो 73 एंड 74 का प्रोसीडिंग नहीं होगा, यही क्लैरिफिकेशन है। तो सर अगर समझ लीजिए ए ने क्या किया, बी को बोगस इनवॉइस इशू किया है, तो 73 एंड 74 का प्रोसीडिंग नहीं होगा, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन सप्लाई नहीं है, उस पर 73 एंड 74 का प्रोसीडिंग नहीं होगा। बट क्योंकि आपने सर, आप एक रजिस्टर्ड पर्सन हैं, आपने सप्लाई नहीं किया, टैक्स इनवॉइस विदाउट सप्लाई दिया है, तो बेटा सेक्शन नंबर 122 में आपके ऊपर पेनाल्टी लगाया जाएगा। देखिए यहां क्या पूछ रहा है, वेदर एनी पेनल्टी कैन बी पुट अगेंस्ट ए की बात हो रही है यहां पे, तो ए के ऊपर 122(1) में क्या आपको याद है 10,000 और द टैक्स अमाउंट विच इज देयर विच एवर इज हायर का पेनल्टी लगाया जाएगा। यस सर, ये पॉइंट याद है हमें, सुन लीजिए सर क्या बोलता है ये पेनल्टी। यहां पे देखिए, ए हैज इशूड ए टैक्स इनवॉइस टू बी विदाउट सप्लाई, मतलब सर सप्लाई नहीं किया लेकिन टैक्स इनवॉइस दिया है, तो यहां क्या होगा, इशू ए फेक इनवॉइस विदाउट सप्लाई एंड डज नॉट अमाउंट टू सप्लाई। सर आपने फेक इनवॉइस दिया है और सर यहां पे सप्लाई, ये सप्लाई कभी था ही नहीं, ठीक है। नो डिमांड एंड रिकवरी कैन बी मेड अगेंस्ट ए अंडर सेक्शन नंबर 73 एंड 74। 73 एंड 74 नहीं लगे, सप्लाई नहीं है, तो 73 एंड 74 का प्रोसीडिंग्स नहीं होगा, ठीक है सर। उसके बाद बोला है ए हैज टेकन, ए शैल बी लायबल फॉर ए पेनल्टी अंडर सेक्शन नंबर 122(1)(2) फॉर इश्यू ऑफ फेक टैक्स इनवॉइस। एंड सर फेक टैक्स इनवॉइस के लिए 10,000 और जो आईटीसी आपने पास ऑन कर दिया बाय इशूइंग द फेक इनवॉइस विच एवर इज हायर, उतना का पेनल्टी आपको सीजीएसटी एक्ट, सेम अमाउंट ऑफ पेनल्टी अंडर एसजीएसटी एक्ट लग जाएगा। आई होप यहां पे पॉइंट क्लियर है। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? जल्दी बताइए मुझे, क्या ये पहला पॉइंट सबको क्लियर है? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? जल्दी बताइए, क्या ये पहला पॉइंट सबको क्लियर है? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? ए ने क्या किया, एक रजिस्टर्ड पर्सन बी रजिस्टर्ड पर्सन को फेक इनवॉइस दिया, तो सर ए का ये जो ट्रांजैक्शन था ये सप्लाई नहीं है, तो ये सेक्शन नंबर 7 में नहीं आएगा, इस पे सेक्शन नंबर 73 एंड 74 का डिमांड एंड रिकवरी का प्रोसीडिंग भी नहीं होगा। बट ए के ऊपर एक पेनल्टी लगा दिया जाएगा अंडर सेक्शन नंबर 122(1) जो होता है 10,000 और 10 टैक्स अमाउंट विच एवर इज हायर, जो आपने टैक्स पास ऑन किया है उतना का पेनल्टी लगा दिया जाएगा अंडर द सीजीएसटी एक्ट, सेम अमाउंट अंडर एसजीएसटी एक्ट। चलिए अब आ जाइए, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या बोल रहा है सर, ये रहा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन बोल रहा है कि रजिस्टर्ड पर्सन ए हैज इशूड ए टैक्स इनवॉइस टू अनदर रजिस्टर्ड पर्सन बी विदाउट सप्लाइंग ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोथ। सर ए ने क्या किया, ए एक रजिस्टर्ड पर्सन है, बी एक रजिस्टर्ड पर्सन है, ए ने क्या किया, रजिस्टर्ड पर्सन है, ये भी रजिस्टर्ड पर्सन है, सप्लाई तो नहीं किया, सप्लाई नहीं करते हुए क्या किया, एक टैक्स इनवॉइस इशू कर दिया, यहां पे, ठीक है। ये जो टैक्स इनवॉइस था ये बोगस इनवॉइस था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ,
उसके बाद बोला गया बी अवेल्स द आईटीसी ऑन द बेसिस ऑफ द सेट टैक्स इनवॉइस। अब यहां पे बी ने क्या किया, इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया, आईटीसी आपने अवेल कर लिया, आईटीसी अवेल्ड। ठीक है सर, यहां पे बी ने क्या किया, आईटीसी अवेल कर दिया। बी फर्दर इश्यूज इनवॉइस अलोंग विद द अंडरलाइंग supply of goods, services or both to his buyer and utilizes the ITC on the basis of above mentioned invoice issued by A। B ने क्या किया, एक्चुअली सप्लाई किया, बी ने एक्चुअली सी को सप्लाई किया, सप्लाई पे जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बना उसके लिए इस इनपुट टैक्स क्रेडिट को यूज किया और बैलेंस अमाउंट जो गवर्नमेंट को बनता था दे दिया। ठीक है सर, उसके बाद for the payment of the tax liability in respect of the outward supply, whether B will be liable for demand and recovery of the said ITC along with penal action under sex provision of 73 and 74 and any other provision। अब सुनिए सर, ए के ऊपर तो आपने ऑलरेडी बता दिया था, पहले वाले पैराग्राफ में हमने समझ लिया था, ए के ऊपर पेनल्टी लगेगा अंडर सेक्शन नंबर 122 जो होता है 10,000 और द टैक्स विच ही हैज गॉन अहेड एंड पास्ड ऑन विच एवर इज हायर, इतना का पेनल्टी मैंने ऑलरेडी बता दिया था। अब सुनिए, अब ये बोल रहे हैं बी का क्या होगा। बी ने क्या किया, आईटीसी अवेल कर लिया, उसके बाद जो सप्लाई किया, सप्लाई करने के बाद क्या किया, इसने जो आउटपुट टैक्स बना उससे इनपुट टैक्स माइनस करते हुए रिमेनिंग अमाउंट का पेमेंट किया, मतलब आईटीसी को यूज भी कर लिया। तो सर बी का क्या होगा, तो गवर्नमेंट ने यहां बोला देखिए, क्योंकि बी ने यहां पे ए इश्यूज ए फेक इनवॉइस टू बी एंड बी अवेल्स द आईटीसी एंड यूजेस इट टू पे आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ऑन रियल सप्लाई, जो एक्चुअल सप्लाई वो कर रहा है उसके आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के लिए वो यूज करेगा, जो रियल सप्लाई वो कर रहा है वो उसके लिए ये इनपुट टैक्स क्रेडिट को यूज कर रहा है। बेटा आपने सप्लाई किया, सेक्शन नंबर 7 में आ गए हो बेटा, यहां पे गवर्नमेंट बोल रहा है कि बी हैज कॉन्ट्रावेंट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन नंबर 16 टू बी, ही shall be liable for demand and recovery of the ITC and penal action under section number 74, tax, interest and penalty under section number 74 बी से लिया जाएगा। सर यहां पे बी ने क्या किया है, सेक्शन नंबर 16 टू बी क्या बोलता है सर, सेक्शन नंबर 16 बोलता है, सेक्शन नंबर 16 टू बी बोलिए बाबा, फटाफट बताइए मुझे, सेक्शन नंबर 16 टू बी क्या बोलता है, बताइए मुझे, सेक्शन नंबर 16 टू बी क्या बोलता है। ए बोलता है आपके पास टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, उसके बाद ए पढ़ाया था, उसके बाद बी पढ़ाया था, सर यू शुड हैव रिसीव्ड द गुड सर्विसेज और बोथ, बिना गुड सर्विसेज और बोथ रिसीव किए आपने क्रेडिट ले लिया, यस आईटीसी आपने अवेल किया विदाउट रिसीट ऑफ गुड सर्विसेज और बोथ। तो सर इस सिनेरियो में क्या होगा, गवर्नमेंट बोल रहा है अगर आपने आईटीसी लिया विदाउट रिसीट ऑफ गुड सर्विसेज और बोथ, अब क्योंकि आपने ट्रांजेक्शन, आपका ट्रांजेक्शन सप्लाई में आ रहा है, हम सर आपने आईटीसी अवेल्ड, सर आपने आईटीसी अवेल किया है फ्रॉडुलेंटली और हम आप पे सेक्शन नंबर 74 का प्रोसीडिंग करेंगे और सेक्शन नंबर 74 में ही बिफोर शोकोज नोटिस अगर आपने दे दिया तो पेनल्टी 15%, आफ्टर शोकोज नोटिस विद इन 30 डेज 25%, डिमांड ऑर्डर के बाद 50%, सर डिमांड ऑर्डर के 30 दिन में 50%, 30 दिन के बाद सर 100% पेनल्टी लगाया जाएगा। तो 74 में ही आपके ऊपर पेनल्टी भी लगा दिया जाएगा, मतलब 74 वाला प्रोसीडिंग्स बी के अगेंस्ट किया जाएगा इस केस में। क्यों सर, क्योंकि यहां पे आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज्ड वाला केस है। तो सर जब भी व्हेनेवर ए रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स इज नॉट पेड, शॉर्ट पेड, एरनेस्टली रिफंडेड, आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड और यूटिलाइज का केस है, 74 का प्रोसीडिंग चलेगा इसके ऊपर। सर बेटा तूने सप्लाई किया है और तेरे ऊपर हम लगाएंगे सेक्शन नंबर 74 का प्रोसीडिंग और 74 में जो पेनल्टी बोला हुआ है वही लगाएंगे, 122 का पेनल्टी तेरे ऊपर नहीं लगाया जाएगा। यही बोला गया यहां पे, नो पेनल्टी अंडर एनी अदर सेक्शन, बिकॉज 73 एंड 74 में जो आपने पेनल्टी लगा दिया तो सर 122 का पेनल्टी नहीं लगाया जाएगा। उसके बाद सर चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है, ए है, बी है और इधर सी है। सर अब क्या हो रहा है, A registered person has issued tax invoice to another registered person without supply of goods services or both। सर यहां पे क्या हुआ, मैंने इसको बोगस इनवॉइस दिया, मैंने इसे बोगस इनवॉइस दिया, ठीक है सर। उसके बाद B avails the ITC on the basis of the said tax invoice, इसने क्या किया, ITC अवेल कर लिया, ठीक है सर। उसके बाद and further passes on the said ITC to another registered person by issuing an invoice without underlying supply of goods services or both। इसने क्या किया, देखिए इधर तो सप्लाई हुआ ही नहीं था, इधर भी कोई सप्लाई नहीं हुआ था, इसमें क्या हुआ, इधर भी इसने बोगस इनवॉइस इशू कर दिया और सर सामने वाले को क्रेडिट पास ऑन कर दिया। अब whether B will be liable for demand and recovery and penal action under section number 73 और section number 74 under the provision, मुझे एक बात बताइए, A के ऊपर क्या लगेगा,
ए के ऊपर क्या लगेगा, सोचिए और बताइए, मैं आप लोगों का वेट कर रहा हूं, सोचिए और बताइए ए के ऊपर क्या लगाया जाएगा, ए के ऊपर किस सेक्शन में पेनल्टी लगाया जाएगा, मुझे ये बताइए ए के ऊपर किस सेक्शन में पेनल्टी लगाया जाएगा। सर ए के ऊपर तो क्योंकि ए ने बोगस इनवॉइस इशू किया है, सर आपने सप्लाई विदाउट इनवॉइस किया है, सर आपने इनवॉइस विदाउट सप्लाई किया है, बोगस इनवॉइस का केस है 122(1) में जो पेनल्टी होता है 10,000 और 10,000 और द टैक्स इन्वॉल्व, टैक्स जो आपने पास ऑन किया है विचएवर इज हायर का पेनल्टी आप पे लगाया जाएगा। ठीक है सर, अब सुनिए सर बी के ऊपर 74 में प्रोसीडिंग होगा या बी के ऊपर 122, बी का बताइए, बी 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 का बताइए। सर बी ने सप्लाई तो किया नहीं है, इस केस में सेक्शन नंबर 74 वगैरह तो लगेगा नहीं। बी ने आईटीसी अवेल भी किया है और बी ने आईटीसी पास ऑन भी किया है। सर इसने तो सिर्फ आईटीसी पास ऑन किया था, आप इसने क्या किया, नहीं आईटीसी पास ऑन नहीं, इसके लिए आप बोल सकते हो इनवॉइस विदाउट सप्लाई किया था। आपने जब इनवॉइस विदाउट सप्लाई किया है मतलब आईटीसी आपने पास ऑन किया था तो आप पे 10,000 और आईटीसी जो आपने टैक्स पास ऑन किया उस विचएवर हायर लगा था। अब सर बी ने सप्लाई नहीं किया, सर आईटीसी अवेल भी किया, आईटीसी पास ऑन भी किया, तो बेटा अब इसलिए क्या होगा, देखिए अगर कोई सप्लाई करता है तो उस पे 74 का प्रोसीडिंग लगता है, अगर सप्लाई नहीं है तो बस पेनल्टी लेके छोड़ दिया जाता है। एंड हेंस यहां बोला गया, देखिए अगेंस्ट ए सिंस नो सप्लाई नो डिमांड एंड रिकवरी अंडर 73 और 74, ए पे तो बस 10,000 और द आईटीसी पास्ड ऑन, ए के ऊपर तो इनवॉइस विदाउट सप्लाई जो भी आपने सर टैग 10,000 और द आईटीसी जो आपने पास ऑन किया है वो लगेगा। उसके बाद सर जो ये बी है, बी के लिए क्या बोला गया है, अगेंस्ट बी, एक सेकेंड बाबा क्या हुआ, अगेंस्ट बी नो डिमांड एंड रिकवरी अंडर 73 एंड 74, क्योंकि कोई सप्लाई यहां पे हुआ ही नहीं है, पेनल्टी अंडर 122(1) एंड 122(1)(7) दोनों लगेगा बी के ऊपर। क्यों, क्योंकि बी ने आईटीसी अवेल भी किया था एंड आईटीसी पास ऑन भी किया है। तो सर 10,000 रुपीज और द आईटीसी पास्ड ऑन, क्योंकि ये आपने पास ऑन किया था तो 10,000 रुपीज और द आईटीसी विच यू हैव पास्ड ऑन अंडर सेक्शन नंबर 122 लगेगा ये भी, और सर जो आपने आईटीसी अवेल किया उसके लिए 10,000 और द आईटीसी अवेल्ड विच एवर इज हायर, सर ये भी और ये भी हायर विच एवर इज हायर अंडर सेक्शन नंबर 122 लगेगा। बेटा याद रखना, अगर आपने सर सप्लाई किया है विदाउट इनवॉइस, इनवॉइस विदाउट सप्लाई, तो बेसिकली आपने आईटीसी पास ऑन किया है, उसका एक पेनल्टी लग जाएगा। और सर यहां पे क्या है, यहां कहां गया आईटीसी, हाँ आईटीसी विदाउट एक्चुअल रिसीट, मतलब आपने क्रेडिट लिया विदाउट रिसीट ऑफ गुड्स तो भी आपके ऊपर पेनल्टी लगेगा। एंड हेंस दोनों सेक्शन के ऊपर, सेक्शन नंबर 122 में ही इसके ऊपर दो दो पेनल्टी लगाए जाएंगे। आई होप 100% क्लियर हो गया होगा। यहां मैं अपना कंप्लीट डिस्कशन विथ रेस्पेक्ट टू जो अमेंडमेंट था फॉर ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज क्लोज करता हूं। कॉन्ग्रेचुलेशंस पीपल, डन। यहां मेरा चैप्टर ऑफ ऑफेंसेज एंड पेनल्टीज भी खत्म होता है। ए ग्रेडेड चैप्टर बोल लो या बी ग्रेडेड बोल लो, 4 से 6 मार्क तो आएंगे ही आएंगे, और मुझे लगता है इस बार क्वेश्चन आएगा अमेंडमेंट के ऊपर, ध्यान रखिएगा। ठीक है सर, क्लोज करता हूं अपना डिस्कशन विथ रेस्पेक्ट टू ऑफेंसेज एंड पेनल्टीज। कॉन्ग्रेचुलेशंस पीपल, डन।